ठीक है, मैं बताती जाऊंगी और जहां डाउट लगे वहां थम्स डाउन कर देना, अगर समझ आ जाए या मैं कुछ पूछूं तो थम्स अप कर देना, ठीक है। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 रेलेवेंसी ऑफ अ फैक्ट के बारे में, जो कि डील करता है सेक्शन नंबर 3 to 50 तक। तो मैंने बताया था कि सेक्शन नंबर 3 से 50 तक क्या बात करता है कि कौन सा फैक्ट रेलिवेंट है और कौन सा फैक्ट रेलिवेंट नहीं है, यही सब इसमें बात करता है। तो सेक्शन नंबर 3 बहुत सिंपल बात करता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ अ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। हम लोग क्या दे सकते हैं, हम लोग एविडेंस दे सकते हैं, हम लोग एविडेंस दे सकते हैं किसका, किसी भी फैक्ट इन इशू का और किसी भी रेलिवेंट फैक्ट का, जो कि क्या है, जो कि रेलिवेंट है। ऐसा तो है नहीं है कि कोई ऐसा फैक्ट है जो कि रेलिवेंट नहीं है और हम उसे एज ए एविडेंस दे रहे हैं, तो नहीं, तो हम उसे ही एज ए एविडेंस देंगे जो कि क्या है, जो कि रेलिवेंट है। तो इसकी ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करनी है। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, कहते हैं कि कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और किसी भी प्रोसीडिंग में आप उसे दे रहे हो, ठीक है। और वो क्या बात करता है, वो जो एविडेंस है वो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है। किसके, ये बात करता है फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, एंड ऑफ सच अदर फैक्ट। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो फैक्ट इन इशू के अंदर है सिर्फ वही, सिर्फ उसी ही फैक्ट का हम एविडेंस देंगे, हम अदर फैक्ट का भी क्या दे सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। और आर एयर हिन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट, और ऐसा कोई फैक्ट जिसे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये फैक्ट रेलिवेंट है, उसे भी क्या माना जाएगा, उसे भी एज एविडेंस एडमिसिबल कर लिया जाएगा। बात समझ आई। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, ठीक है, एविडेंस दिया जा सकता है किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में, किसी भी किसके, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, किसी भी फैक्ट इन इशू के। वो अब क्या बात करता है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है कि भाई ये पर्टिकुलर फैक्ट क्या है, बताता है कि हाँ ए ने ही बी का मर्डर किया, और ये बताता है कि नहीं इसने मर्डर नहीं किया, तो वो नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन वो क्या होना चाहिए, फैक्ट इन इशू से रिलेट करता हो। और अदर फैक्ट भी हम दे सकते हैं जो कि क्या करता है, जो कि किसी ना किसी तरह से क्या करता है, रेलिवेंट है। बात समझ आई, हैंड रेज कर दो। क्लियर है ना। फिर उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था कि यहाँ पर सीपीसी की बात हो रही है, ठीक है। सीपीसी के अंदर हमें बताया जाता है, या किसी भी बीएनएसएस के अंदर भी बताया जाता है कि आपको 30 दिन के अंदर आपको अपना एविडेंस लेकर आना है, 30 दिन के अंदर आपको ये अपना विटनेस लेकर आना है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस, कहते हैं कि आप क्या हो जाओगे, आप अब एबल नहीं हो एविडेंस देने के लिए, मतलब आपको क्या कर दिया गया है, आपको डिसएंटाइटल कर दिया गया। अगर मान के चलो कि आपको पहले कोर्ट ने कहा था कि आपको 15 तारीख 15 जनवरी 2025 को क्या लेके आना है, एविडेंस लेके आना है, ठीक है। कोर्ट ने आपको एक तारीख बता दी, लेकिन अब आप इस तारीख को एविडेंस नहीं लेकर गए और फिर आप लेकर जा रहे हो 25 जनवरी को। तो कोर्ट क्या कहेगा कि क्या मैं इतना फ्री हूं, क्या मैं आपका केस अब देखूंगा, आपका एविडेंस में अब देखूंगा, जी नहीं। कोर्ट जो तारीख बताता है, कोर्ट जिस दिन कहेगा आपको उसी दिन अपना एविडेंस लेकर जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट उसको एडमिसिबल नहीं करेगा, कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगा। बात समझ आई कि दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन, बोलता कि किसी भी कोई भी पर्सन क्या हो जाएगा, अनएबल हो जाएगा, वो किस तरह से एविडेंस देने के लिए, टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट, किसी भी फैक्ट का एविडेंस देने के लिए अनएबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया, ही इज अ डिसएंटाइटल, उसे क्या कर दिया गया, उसे डिसएंटाइटल कर दिया गया, क्योंकि उसे अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग उसे कहा गया था कि आपको 15 जनवरी को अपना एविडेंस देना है, लेकिन उसने उस तारीख को नहीं दिया। तो अब इसमें कोर्ट की गलती नहीं है। अब कोर्ट आपका एविडेंस चाहे एडमिसिबल ही क्यों ना हो, आपका एविडेंस चाहे बहुत अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कोर्ट उसे क्या नहीं करेगा, एडमिसिबल नहीं करेगा। बात समझ आ गई, हैंड रेज कर दो।
ये हमारी एक्सप्लेनेशन है। अब इसका इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि ए ने बी का मर्डर किया है बाय बीटिंग अ क्लब, कि डंडे से मार मार के उसको मार ही दिया, उसने उसकी डेथ कॉज कर दी। तो यहाँ पे बताया गया है कि अब ट्रायल चलेगा। ए ने बी का मर्डर किया, क्लब का मतलब डंडे से मार मार के, लाठी, डंडा नहीं लाठी से मार मार के उसको जान से मार दिया। तो क्या फैक्ट इन इशू रहेगा? इसमें एक फैक्ट इन इशू रहेगा कि ए बीटिंग बी विद द क्लब, क्या ए ने बी को डंडे से मारा? ए कॉजिंग अ बीज डेथ, क्या ए ने बी को मारा, जिसकी मतलब इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई क्या? तीसरा फैक्ट इन इशू बनेगा कि ए ने क्या इंटेंशनली बी की डेथ कॉज करी या अनइंटेंशनली करी। तो ये वाला इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जुडिशरी और फॉर एलएलबी। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि मैं रेलिवेंट के बारे में बात कर रही हूँ और मैं एडमिसिबल के बारे में भी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि जो रेलिवेंसी है, देखो रेलिवेंट कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेलिवेंट कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन हर रेलिवेंट चीज को एडमिसिबल नहीं किया जाता। बात समझ गए क्या? हर रेलिवेंट चीज को एडमिसिबल नहीं किया जाता। कोई ऐसा फैक्ट होगा जो कि इतना जरूरी नहीं है, कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम कोर्ट के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मेरे इस पर्टिकुलर फैक्ट को क्या करो, एडमिसिबल करो। बात समझ गए क्या? रेलिवेंसी इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। जो रेलिवेंसी है वो लॉजिक पर क्या करती है, बेस करती है, लेकिन जो एडमिसिबिलिटी है वो लॉजिक पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर रूल्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब कोर्ट ऐसे ही थोड़ी किसी भी फैक्ट को रेलिवेंट मान लेगा या एडमिसिबल कर लेगा। चलो रेलिवेंट तो फिर भी एक चीज हो जाएगी। देखो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है, रेलिवेंट है, लेकिन सारी चीजों को एडमिसिबल नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ चीजों को ही क्या माना जाएगा, एडमिसिबल माना जाएगा। हैंड रेस कर दो, बात समझ आ गई? ये किस पर डिपेंड करता है? ये स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ पर डिपेंड करता है। इसके जो रूल्स हैं, रेलिवेंसी के जो सेक्शंस हैं, वो बात करते हैं 3 से लेके 50 तक। और कहते हैं जो एडमिसिबिलिटी है ना, एडमिसिबिलिटी यहाँ बात नहीं करता, 3 से 50 तक बात नहीं करता है। फिर है द रूल्स ऑफ रेलिवेंसी डिक्लेयर व्हाट इज रेलिवेंट। देखो रेलिवेंसी में वही बताया जाता है कि क्या चीज रेलिवेंट है और क्या चीज रेलिवेंट नहीं है, लेकिन द रूल्स ऑफ एडमिसिबिलिटी मीन्स दैट the court can permit the evidence to be given of a fact only if it is relevant। ध्यान रखना, अगर कोई फैक्ट अगर कोई फैक्ट रेलिवेंट होगा तभी वो एडमिसिबल होगा। बात समझ गए क्या? अगर कोई फैक्ट रेलिवेंट नहीं है तो वो एडमिसिबल तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। क्या बात क्लियर है? इसमें यही लिखा है, द रूल्स ऑफ एडमिसिबिलिटी मींस दैट द कोर्ट कैन परमिट द एविडेंस। कोर्ट क्या कर रहा है, एविडेंस को परमिट कर रहा है, परमिशन दे रहा है। परमिट का मतलब परमिशन देना कि आप एविडेंसेस को ले आओ, लेकिन कहते हैं हर फैक्ट का थोड़ी आप, हर फैक्ट को थोड़ी आप एडमिसिबल कर लोगे, सिर्फ उसी फैक्ट को करोगे जो क्या है, रेलिवेंट है। बात समझ गए क्या? मतलब पहले वो फैक्ट क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट होने के बाद कोर्ट उसे क्या करेगा, एडमिसिबल करेगा। क्लियर है क्या? हैंड रेज कर दो। लास्ट पॉइंट हमारा बात करता है अंडर बीएसए द रूल्स ऑफ रेलिवेंसी मींस रेलिवेंट एविडेंस। कहते हैं रेलिवेंसी का मतलब क्या है, रेलिवेंसी का मतलब है रेलिवेंट एविडेंस। दे में बी, देखो मैंने कहा ना हर फैक्ट रेलिवेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे ही फैक्ट एडमिसिबल हों। तो क्या दे में बी एडमिसिबल और नॉट, वो हो चाहे तो एडमिसिबल हो चाहे तो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोलते कि जितने भी हमारे एडमिसिबल फैक्ट होंगे वो सब क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। क्या क्लियर है? हाँ, वही सेम बात है कि द फैक्ट विच आर रेलिवेंट आर नॉट नेसेसरीली एडमिसिबल। कहते हैं कि हर रेलिवेंट फैक्ट को एडमिसिबल नहीं किया जाता, लेकिन हर एडमिसिबल फैक्ट रेलिवेंट होना जरूरी है। हैंड रेस कर दो। ये डिफरेंस पूछा जाएगा 4-5 नंबर में, 2-3 नंबर में, तो लिख देना। अगला सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोजली कनेक्टेड द फैक्ट। अब इसमें बात करते हैं रेस जस्टे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोलता कि रेलिवेंसी ऑफ अ फैक्ट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शंस। कहते ऐसे रेलिवेंट फैक्ट, रेलिवेंट है वो, ऐसे रेलिवेंट फैक्ट
जो कि क्या करते हैं, जो कि फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कि ऐसे फैक्ट जो कि एक सीरीज में हुए हुए हैं, जो क्या एक सीरीज में हुए हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे। मतलब इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स थिंग्स डन और वर्ड्स स्पोकन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इसे हाईलाइट कर लेना कि ऐसी चीजें जो बोली गई हैं या करी गई हैं सेम ट्रांजेक्शन्स में, उसे रेस जस्टे कहा जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। फिर इन सिंपल वर्ड्स दोज फैक्ट which form a part of a same transactions, कि ऐसे फैक्ट जो फॉर्म करते हैं सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन का मतलब तो आप समझते हो ना, सेम ट्रांजेक्शन का मतलब है कि एक सीरीज में कोई एक्ट हुआ है। अब एग्जांपल दूंगी तो समझ आ जाएगा। फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड रेस जस्टे। ठीक है, फिर है ये इसकी डेफिनेशन हमारे बेयर एक्ट में लिखी हुई है कि फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, कहते अब हमने बात करी थी फैक्ट इन इशू की, है ना। कहते कि ऐसे कोई फैक्ट जो कि हमारा फैक्ट इन इशू में नहीं है। बात समझ गई, हैंड रेज करो, क्वेश्चन समझ आया कि ऐसा फैक्ट जो कि हमारा फैक्ट इन इशू में रैली नहीं है, उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ए ने, क्या ए ने बी का मर्डर किया, बात समझ आई, क्या ए ने बी का मर्डर किया, ये एक फैक्ट इन इशू है। लेकिन एक ऐसा फैक्ट है कि एक सी पर्सन है, भाई बात किसकी हो रही है, ए और बी पर्सन की, लेकिन मैंने बोल दिया कि सी पर्सन ने मर्डर करते हुए देखा, ये इस फैक्ट इन इशू में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये फिर भी रेलिवेंट है। बात समझ गए क्या, हैंड रेज करो, बात क्लियर है। ये फैक्ट इन इशू में नहीं है लेकिन फिर भी ये रेलिवेंट है। रेलिवेंट क्यों है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट है। भैया मैं बोल रही हूँ कि सी ने देखा है कि ए ने बी का मर्डर किया है, देखा है, तो यहां पर फैक्ट इन इशू क्या है, एक बार मैं दोबारा से लिख के बताती हूँ फिर और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हमारा फैक्ट इन इशू ये है कि ए ने क्या ए ने बी का मर्डर किया, बी का मर्डर किया क्या, लेकिन मैं बोल रही हूं कि सी ने देखा है, सी ने देखा है कि क्या ए ने ही बी का मर्डर किया। हालांकि फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, लेकिन सी तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक, हमें क्या पता सी कौन है, हमें पता ही नहीं है फैक्ट इन इशू में कि सी कौन है। लेकिन बोलते कि ये रेलिवेंट फैक्ट तो माना जाएगा ना, हैंड रेज कर दो। अब भाई कोई बोल रहा है कि सी ने देखा मर्डर करते हुए, तो भाई देखा होगा, तो रेलिवेंट हो सकता है। तो कहते हैं कि ऐसे फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू में नहीं है इंक्लूड, लेकिन आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, लेकिन कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट करते हैं हमारे फैक्ट इन इशू से, तो वो भी क्या मानने जाएंगे, वो भी रेलिवेंट फैक्ट मानने जाएंगे। लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो सेम ट्रांजेक्शन्स का पार्ट होना चाहिए। बात समझ गए, क्या होना चाहिए, सेम ट्रांजेक्शन्स का पार्ट होना चाहिए। अब सेम ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि मान के चलो कि मैं बोलती हूँ कि ए ने बी का मर्डर किया है 1 जनवरी को, तो जिस समय ए ने बी का मर्डर किया, ये कहाँ थे, पंजाब में, ठीक है, और उसी टाइम सी ने देख लिया छुप के, तो सी भी पंजाब में ही था, तो ये क्या है, ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। समझ गए क्या, उसी दौरान उसने क्या है, उसे देख लिया। अभी केस लॉस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। और फिर क्या है, ये सेम प्लेस, मैंने बोला कि ये सेम टाइम सेम प्लेस पर भी हो सकता है, और डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पर भी हो सकता है। ये आपको ऐसे ही याद करनी है पूरी डेफिनेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ रह गया, बाकी सब हो गया, ठीक है। occur at the same time और same place, ये ठीक है। In a simple words, those fact which form a part of same transaction, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि ऐसे फैक्ट जो कि क्या है, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, उसे रेस जस्टे कहा जाएगा। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, अब इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। ट्रांजैक्शंस मींस अ ग्रुप ऑफ अ फैक्ट, कहते ऐसे क्या है, ग्रुप ऑफ अ फैक्ट,
ग्रुप ऑफ फैक्ट कनेक्टेड टुगेदर, जो कि क्या है, जो कि कनेक्ट है टुगेदर, आपस में क्या है, कनेक्शन रखते हैं, एज टू बी रेफर्ड बाय अ सिंगल नेम दैट इज अ क्राइम, कि ए ने बी का मर्डर किया, ए ने मर्डर किया बी का। तो कहते हैं ये जितने भी फैक्ट हैं ये सब कनेक्ट कर दें इसी क्राइम से, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, इसे रेस जस्टे कहा जाएगा। बात क्लियर है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सेक्शन नंबर 4 में ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब ये लिखा, ट्रांजैक्शन का मतलब है ग्रुप ऑफ अफेक्ट कनेक्टेड टुगेदर एज टू बी रेफर्ड बाय अ सिंगल नेम दैट इज अ क्राइम। समझ गए, हैंड रेज कर दो, है ना। अब है ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ फिजिकल फैक्ट। बात समझ आई कि नहीं आई, ट्रांजैक्शन का मतलब समझ आ गया, हैंड रेज कर दो, नहीं आया तो बता दो, है ना। अब है ट्रांजैक्शन, कहते हैं अब ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या चीज आएगी, ट्रांजैक्शन कंसिस्ट फिजिकल एक्ट, ट्रांजैक्शन के अंदर क्या आएगा, फिजिकल एक्ट आएगा। भाई फिजिकल एक्ट आएगा, ए ने बी का मर्डर किया, सी ने देख लिया, सी ने सुन लिया, ठीक है, सी को पता चल गया कोई मर रहा था, किसी ने मरते मरते कुछ बोल दिया, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये सब एक फिजिकल एक्ट है। समझ गए, ये सब क्या है, फिजिकल एक्ट। स्पोकन बोलना एक फिजिकल एक्ट है, सुनना एक फिजिकल एक्ट है, देखना एक फिजिकल एक्ट है। द पर्सन डूइंग सच एक्ट, द पर्सन डूइंग सच एक्ट, द पर्सन टू whom such act are done and any other person, कहते कि जिसने वो एक्ट किया, जिसके द्वारा वो एक्ट किया गया, जिसके अगेंस्ट में वो एक्ट किया गया, और कोई एनी अदर पर्सन, कहते ये सब ट्रांजैक्शन का पार्ट माने जाएंगे। समझ गए क्या, हैंड रेस कर दो। जिसके द्वारा किया गया, जिसके होम किया गया, होम का मतलब समझ, होम सच एक्ट आर डन, एंड अदर पर्सन और पर्संस बहुत सारे लोग भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, ये है ट्रांजैक्शन का मतलब। अब है वेरी इंपॉर्टेंट केस है, आर वर्सेस फॉस्टर का केस है, स्पीडी ट्रक केस इसे कहा जाता है। डिसीज्ड का मतलब, इसका मतलब होता है कि कोई इंसान मर गया, कि एक इंसान था जिसे क्या किया गया, जो कि मर गया किसके द्वारा, स्पीडी ट्रक के, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वो मर गया। लेकिन जो विटनेस था, विटनेस ने उसे देखा नहीं, विटनेस हैड नॉट सीन द इंसिडेंट। जब मान के चलो कि ये सड़क है, ये इसे टक्कर मार दी ट्रक ने, ट्रक यहाँ पहुंच गई, यहाँ टक्कर मार के ट्रक यहाँ पहुंच गया, और विटनेस ने तब देखा कि ट्रक अच्छा वो जा रहा है, और ये गया इसके पास भागा भागा और बोलता कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि देखो देखो ट्रक ने मेरे को टक्कर मार दी। तो कहते हैं कि ये क्या है, ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। समझ गए क्या, एक्सीडेंट इसका हुआ, विटनेस ये बन गया, इसने देखा नहीं कि ट्रक ने मारा, लेकिन फिर भी ये क्या माना जाएगा, ये सेम प्लेस और सेम टाइम का क्या माना जाएगा, सेम ट्रांजेक्शन माना जाएगा। क्या क्लियर है, हैंड रेज कर दो। बट द स्पीडी ट्रक, द डिसीज्ड स्टेटेड टू हिम, कहते ये मरते मरते क्या बोल के गया कि देखो देखो इसने मेरा एक्सीडेंट कर दिया। फिर कोर्ट ने कहा कि इसने जो स्टेटमेंट बोली, ये मरते मरते इंसान ने जो स्टेटमेंट बोली है, इसे रेस जेस्टे कहा जाएगा और उसे एडमिसिबल किया जाएगा। क्लियर है पूरा केस, आर वर्सेस फॉस्टर का केस, इसका एमसीक्यूज भी आते हैं। एविडेंस फ्रॉम द, एक सेकेंड, हेलो, हाँ, मेरी क्लास लग रही है, अरे बस लगा ली। हाँ, नहीं आ जाओ, हाँ अपना आ जाओ। हम्म। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, आ जाओ, है आ जाओ आप, ठीक है कोई ना, ओके ओके। ठीक है, अगला केस है, ये करने की जरूरत नहीं है, स्टेट ऑफ एपी वाली करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करना, जो केस लॉज मैंने लिखे हैं उसके सिर्फ नाम नाम कर लेना, और फैक्ट इसी का याद करना है, किसका, एक आर वर्सेस फॉस्टर का कर लेना, एक क्वीन वाला केस है,
क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला की है याद, ये 3 केस कर लेना इनफ है, ठीक है। इससे ज्यादा ना जुडिशरी में आते हैं ना एलएलबी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का केस है। इसमें एक लड़की का गला काट दिया गया था एक लड़के के द्वारा। उस लड़के का नाम है बेडिंगफील्ड, उसका नाम था लड़के का। और इसके अंदर जब वो गला काट के चला गया, जाने के बाद वो अपने घर से बाहर निकली। इसका पूरा फैक्ट ये है कि वो उसका दोस्त था और उसने उसे कुछ कह दिया था, जिसकी वजह से वो गुस्से में आके उसने संडे वाले दिन, पता नहीं सैटरडे वाले दिन, उसको उसके घर पे जाके उसका गला काट दिया, मतलब अपना जो भी लड़ाई झगड़ा था वो करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो लड़की अपने घर से बाहर निकल गई, उसके उसके गले पे कट लगा हुआ, उसकी आंटी जो थी उसने देख लिया। और वो अपनी आंटी को बता रही है कि देखो बेडिंगफील्ड ने मेरा गला काट दिया, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, देखो। जो विटनेस है उसकी आंटी बोलती, आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, कि देखो उसने मेरे साथ क्या किया। उसने ये लाइनें बोली उसको। लेकिन यहाँ पर जस्टिस थे सीजे कॉकबर्न, मतलब जज का नाम था। उन्होंने इस केस में कहा कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो मार के जा चुका, ठीक है। इस आंटी ने, मतलब ये जो लेडी थी, इसने नहीं देखा। इस पहला पॉइंट तो ये कि इसने देखा नहीं कि उसी ने इसका गला कट किया, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब ये अपने घर से इसका गला कट किया, ये बाहर निकली तो काफी टाइम हो चुका था, टाइम पीरियड गैप काफी ज्यादा आ गया था, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं माना जाता। क्योंकि जैसे ऊपर वाले केस में, आर वर्सेस फॉस्टर के केस में क्या हुआ था कि जब ट्रक आगे चला गया ना, उसने उसी टाइम देख लिया, वो उसी टाइम उसके पास भाग के चला गया, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। लेकिन अब आधे घंटे के बाद 15-20 मिनट का भी गैप आ गया, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो इसमें सीजे जस्टिस ने इन्होंने यही कहा कि ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है, हेल्ड इट टू बी नॉट एडमिसिबल एज अ रेस्ट जस्टे। समझ गए क्या? देखो क्या लिखा है, बिकॉज द स्टेटमेंट वॉज मेड आफ्टर द इंसिडेंट वॉज ओवर, कि जब इंसिडेंट खत्म हो गया ना, पूरी तरह से खत्म, उसका गला काट के वो जा चुका, 15-20 मिनट वो रो चुकी, उसके बाद आंटी ने उसको देखा, तो कहते हैं ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं माना जाएगा। चलो ये रतन वाला केस भी करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब पुराना केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, काफी अच्छा केस है ये भी। अब इसमें क्या होता है कि एक वाइफ होती है और एक हस्बैंड, उनकी डेली ना झगड़ा होता है, लड़ाई वगैरह होती है। तो वाइफ क्या करती है, पुलिस वाले को कॉल करती है कि सर जल्दी से मुझे मतलब मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। अब क्या होता है कि वो बात करती है पुलिस वाले से, बात करते करते ही उसका फोन क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। वाइफ हैड कॉल्ड द पुलिस फॉर हेल्प, बट बिफोर ऑपरेशन कुड नॉट कनेक्ट, मतलब कि जब पुलिस वाला उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जब वो उसके घर पे पहुंचता है, तो देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी पड़ी है हमारे सामने। अब भाई अब किसको बोले, क्योंकि उसने हेल्प करने के लिए हेल्प मांगी पुलिस वालों से, उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया या बात नहीं हो पाई, पुलिस वाला देर से पहुंचा जिसको उसका मर्डर कर दिया गया। फ्रॉम वेयर द कॉल वॉज मेड एट द टाइम ऑफ द डेथ एंड कॉल वर ऑलमोस्ट सेम, कहते कि ये जो कॉल की गई ये सेम टाइम पर की गई थी, जिस टाइम उसके और उसके हस्बैंड के बीच में झगड़ा चल रहा था। हर हस्बैंड हु चार्ज ऑफ किलिंग हर बाय शूटिंग, मतलब उसके हस्बैंड को गुस्सा आया लड़ाई झगड़े में, और उसने क्या गोली मार दी थी, शूट कर दिया था अपनी वाइफ को। टुक द प्ली दैट द फायर वाज एक्सीडेंटल, अब हस्बैंड बोलता कि सर गलती से गोली लग गई। भाई गलती से गोली लग गई, ऐसे तो गलती से कोई भी किसी को भी गोली मार देगा, है ना। बट इट वॉज कंसिडर टू बी इंटेंशनल, इसे इंटेंशनली माना गया, क्योंकि उसकी वाइफ ने क्या किया था, कॉल किया था। ध्यान से समझना, उसकी वाइफ ने कॉल किया था पुलिस वाले को, पुलिस वाले क्या हुआ कि वो डिस्कनेक्ट हो गया गलती से, या फिर पुलिस वाला उसके घर पे पहुंचने में लेट हो गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, उसको मार दिया गया। लेकिन अगर वो कॉल ना करती, अगर वो कॉल ना करती, तो हस्बैंड बोल सकता है कि भैया एक्सीडेंट हो गया, किसी को क्या पता। लेकिन यहाँ पर कॉल की थी, तो ये जो कॉल हुई है और उसका हस्बैंड बोलता है एक्सीडेंट हो गया, तो कोर्ट बोलता है ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया, कि आपकी वाइफ ने कॉल किया है। तो ये जो कॉल है ना, कॉल किया, ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। समझ गए क्या? क्लियर है? हैंड रेज कर दो। ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट माना जाएगा, कहने को तो तब वाइफ जिंदा थी,
वाइफ जिंदा थी उस टाइम, जिस टाइम कॉल किया उसने बोला मेरे को हेल्प चाहिए। भाई हेल्प चाहिए इसका मतलब उसका हस्बैंड उसको पिटाई कर रहा था, इस वजह से इसे क्या कहा गया, इसे भी रेस्ट जस्टे का पार्ट बना दिया गया। फिर है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। द जेस्टर मेड बाय, अच्छा पहले तो जेस्टर का मतलब समझ लो। जेस्टर का मतलब होता कोई भी इशारा करना, गर्दन हिलाना, ठीक है, कुछ बोलना, कुछ नहीं बोलना, वो सारी चीजें जेस्टर के अंदर आएंगी। जेस्टर के अंदर गर्दन हिला देना, ठीक है, इशारा कर देना कि इसने, कोई पूछ रहा है कि किसने मारा तेरे को, मैंने इशारा कर दिया कि उसने, तो तो वो जेस्टर है, ठीक है। द जेस्टर मेड बाय विक्टिम हु वाज डाइंग, जो मर रहा है, मरते मरते उसने इशारा कर दिया कि इसने मेरे को मारा, तो उसे रेस्ट जेस्टे का पार्ट मान लिया जाएगा। क्लियर है? ये हमारा सेक्शन नंबर 4। अब है सेक्शन नंबर 5 कि फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज, अफेक्ट और रेलिवेंट फैक्ट, ये बात करता है। मैं केस देख लेती हूँ, कोई केस है इसमें तो। ठीक है, बहुत है। अब है फैक्ट विच आर दी ओकेजन, कॉज और अफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज। ध्यान से समझना, इसमें बात करता है कि ऐसा कोई फैक्ट, मतलब ऐसा कोई फैक्ट जो कि क्या दर्शा रहा है, ओकेजन के बारे में दर्शा रहा है कि ये क्राइम आपने क्यों किया, है ना। आपने कोई क्राइम किया, मान के चलो मैंने किसी का मर्डर किया, उससे क्या अफेक्ट आया। मान के चलो मैंने किसी को जहर पिला दी, उसका क्या इफेक्ट आया कि सामने वाले की मृत्यु हो गई, सामने वाला मर गया। या फिर फैक्ट इन इशू से रिलेटेड अगर कोई भी फैक्ट है, वो सब क्या माना जाएगा, वो सब रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज, अफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज। इसमें इमीडिएट वर्ड भी है। इमीडिएट वर्ड का मतलब तुरंत, उसी टाइम, है ना। तो अगर ऐसा कोई फैक्टर जो कि इमीडिएट बताता है कि इमीडिएटली ऐसा काम हुआ, कि इमीडिएटली बी का मर्डर हुआ और ए भाग गया, इमीडिएटली वो भाग गया, तो वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? हैंड रेज करो। अदरवाइज ऑफ अ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, और विच कॉन्स्टिट्यूट, ऐसा कोई फैक्ट जो कि स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करता है। स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, दिमाग, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने ऐसा क्राइम क्यों किया, आपका क्या मोटिव था, आपकी क्या इंटेंशन थी, वो सब यहाँ पर देखा जाएगा। आपका स्टेट ऑफ थिंक कैसा था। जैसे मान के चलो कि कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, वो क्या सोच रहा है, वो तो वो पागल है, उसे समझ है नहीं है, उसने मर्डर क्यों किया, उसे किसी ने कहा उसने मर्डर कर दिया, ये सब यहाँ पे देखा जाता है और तभी उसे रेलिवेंट बनाया जाता है। अंडर विच दे हैपन और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी, कि उसे क्या है, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्या मिल गई उसे, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोई काम अकरेंस करने की, कोई भी काम करने की। मान के चलो कि मेरी दुश्मनी है किसी के साथ, मेरी दुश्मनी है वीना के साथ, है ना। अब वीना मेरे को अकेली मिल गई भाई अपने घर पे एक दिन, मैंने उसका मर्डर कर दिया। बात समझ गए? इसे क्या कहेंगे, इसे अपॉर्चुनिटी कहेंगे। कोई भी अकरेंस करने का, कोई भी ट्रांजेक्शन करने का, ये सारी चीजें क्या मानी जाएंगी, रेलिवेंट मानी जाएंगी। एक बार दोबारा से, ठीक है। फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज, अफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ अ रेलिवेंट फैक्टर, फैक्ट इन इशू। यहाँ पे पहला पॉइंट खत्म। और विच कॉन्स्टिट्यूट, जो कि दर्शाता है स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में, व्हाट हैपन, कि क्या चीज हुई, क्या अपॉर्चुनिटी मिली आपको, आपने किस तरह से वो अकरेंस किया, वो काम किया, वो सब भी क्या माना जाएगा, वो सब भी रेलिवेंट माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक आदमी था, एक आदमी मेले में जा रहा था, मेला फेयर में जा रहा था, मेले में, और उसके पास काफी सारे पैसे थे पर्स में, और वो बताता हुआ जा रहा था कि देखो देखो आज तो मेरे पास पैसे हैं, पैसे हैं। तो मतलब उसकी ना फिर वो चोरी हो जाती है, वो पैसे उसके चोरी हो जाते हैं। तो बोलते कि यहाँ पर उसने क्या दी, उसे अपॉर्चुनिटी दी। समझ गए क्या? हैंड रेज करो। उसने क्या दी, उसे अपॉर्चुनिटी दी चोरी करने की, तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट है। बात समझ गए? अब भाई कोई पागल ही होगा जो ऐसे बोलेगा कि देखो मेरे पास कितने सारे पैसे हैं, मैं कितना अमीर हूं। भाई वो क्या कर रहा था, वो शो ऑफ कर रहा था। ही शो इट,
और मेंशन द फैक्ट ही हैड द थर्ड पर्सन ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, वो सब रेलिवेंट माना जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं कि ए ने बी का मर्डर किया और मर्डर होने के बाद ग्राउंड पर कुछ चीजें हमें मिली, जैसे नाइफ मिल गया, ब्लड मिल गया, कोई भी चीज मिल गई, वो बोलते कि वो सब रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। वो अफेक्ट के बारे में दर्शा रहा है कि क्या अफेक्ट आया, कि जो मर्डर हुआ था, मर्डर का क्या अफेक्ट आया, कि ब्लड स्टेन्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें। समझ गए क्या? आर वर्सेस Richardson. The deceased girl at the time of the murder was alone at the home. This fact is relevant because क्योंकि उसे क्या मिल गया, ओकेजन मिल गया, मर्डर करने का अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो कहते हैं कि जिस टाइम पर लड़की का मर्डर हुआ था वो अपने घर पे अकेली थी, तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं है। फिर है लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट सीन थ्योरी का मतलब है कि आखिरी समय में उसे किसके साथ देखा गया था। This theory relies on the principle that if a person is the last seen with the victim, कि victim के साथ किस इंसान को आखिरी बार देखा गया था क्राइम से पहले, before a crime occurs, क्राइम होने से पहले, no credible explanation is provided। कहते वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में बताया नहीं है लास्ट सीन थ्योरी के बारे में सेक्शन के अंदर, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन, कहते कि लास्ट टाइम जिस पर्सन को देखा गया था, वहां पर क्या लगाया जाएगा, स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन लगाई जाएगी, प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए? जैसे ऊपर हमने केस पढ़ा था रतन वर्सेस क्वीन का, कि वहां पर वाइफ को हस्बैंड ने मार दिया था, तो वो चीज यही बता रहा है। बात समझ गए? उसके बारे में ये बात बता रहा है कि हाँ ठीक है, कि वो रिस्पॉन्सिबल है उसका हस्बैंड, क्योंकि उस टाइम पर आखिरी बार वही अपनी वाइफ के साथ था। क्लियर है? लेकिन एक और पॉइंट, यहाँ पर प्रिजम्पशन तो कर लिया जाएगा, लेकिन वो इनोसेंट ही रहेगा जब तक कोई एविडेंस ना मिल जाए। जैसे हमने अभी केस पढ़ा कि वाइफ और हस्बैंड का केस, आखिरी बार वाइफ को हस्बैंड के साथ देखा गया था, है ना, तो कहते हैं कि प्रिजम्पशन तो कर लिया जाएगा कि हस्बैंड ने ही क्राइम किया है, लेकिन फिर भी वो इनोसेंट रहेगा जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता। समझ गए? बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, ये प्रिंसिपल मैंने बताया था, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि 100% प्रूफ हो जाएगा ना कि हस्बैंड ने क्राइम किया है, तो उसे गिल्टी माना जाएगा। हैंड रेस कर दो। बात समझ गए क्या? इसमें सेक्शन है 5, 109 और 119 हमारा बात करता है लास्ट सीन थ्योरी के बारे में। अगर आपके पास क्वेश्चन भी आया कि लास्ट सीन थ्योरी क्या है, तो ये 3 सेक्शंस लिख देना, तो पूरा कवर हो जाएगा। फिर है मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस कंडक्ट। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट, कह रहा है कि कोई भी ऐसा फैक्ट वो क्या है, रेलिवेंट, जो क्या शो करता है, शो, और कॉन्स्टिट्यूट, जो क्या शो करता है और कॉन्स्टिट्यूट करता है मोटिव को, मोटिव को, कि आपका मोटिव है कि भैया मुझे तो उससे बदला लेना है। प्रिपरेशन, आपने पॉइजन खरीदा, इट मींस आपने प्रिपरेशन किया। किसी भी फैक्ट इन इशू का और रेलिवेंट फैक्ट है। समझ गए क्या? और रेलिवेंट फैक्ट का उसे क्या माना जाएगा, उसे रेलिवेंट माना जाएगा। क्या है? एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच इज अ शो और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। बात समझ आई? हैंड रेज करो। पहले पहले वाले क्लॉज में क्या बात करता, मोटिव और प्रिपरेशन, दो वर्ड्स पहले हैं, शो और कॉन्स्टिट्यूट मोटिव प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फिर दूसरा है द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी। अब यहाँ पे बात आ रही है कंडक्ट के बारे में। देखो कंडक्ट होते हैं दो तरह के, एक होता है प्रीवियस कंडक्ट, एक होता है सब्सीक्वेंट कंडक्ट। ठीक है जी? यहां पर क्राइम हुआ, क्राइम होने से पहले आपका क्या कंडक्ट था और क्राइम होने के बाद क्या कंडक्ट है। क्राइम होने के बाद के कंडक्ट को कहेंगे सब्सीक्वेंट,
क्राइम होने के पहले के कंडक्ट को कहेंगे प्रीवियस कंडक्ट। समझ गए? हैंड रेस कर दो, इसका फ्लो चार्ट बना लेना अच्छे से कि कंडक्ट दो तरह का होता है, एक प्रीवियस कंडक्ट होता है, एक सब्सिक्वेंट। प्रीवियस का मतलब पहले वाला कंडक्ट, क्राइम होने के पहले का, और दूसरा होता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट, दूसरा बाद वाला कंडक्ट, है ना। तो अब एग्जांपल लेके चलो कि मान के चलो कि क्राइम होने से पहले, कि क्राइम हुआ कितने बजे? क्राइम हुआ 2 बजे, 2 बजे मर्डर हुआ, लेकिन वो 12 बजे गया था जहर खरीदने। तो ये क्या है? ये प्रीवियस कंडक्ट है। समझ गए? हैंड रेस करो, बात क्लियर है? अब क्राइम होने के बाद वो भाग गया, भाग गया इज अ सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के द्वारा कोई भी कंडक्ट किया जाता है, या फिर उस पार्टी के एजेंट के द्वारा भी अगर कोई कंडक्ट किया जाता है, एजेंट, मान के चलो कि मैं टीचर हूँ, चलो टीचर का एग्जांपल नहीं लेते, हम किसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी का एक बॉस है, ठीक है, और इसका एक एजेंट है, इसके एजेंट ने मर्डर कर दिया, तो लाइबल कौन होगा? वाइकेरियस लाइबिलिटी हमने पढ़ा है, तो इसका लाइबल बॉस भी होगा और एजेंट भी होगा, दोनों होंगे। सो और एनी एजेंट टू एनी पार्टी, एनी किसी भी सूट और किसी भी प्रोसीडिंग में, ठीक है, और उस सूट और प्रोसीडिंग को रेफर किया जाता है ना, फैक्ट इन इशू में, रेलिवेंट फैक्ट में, जो भी उसका कंडक्ट रहेगा पर्सन का, वो हर तरह का कंडक्ट क्या माना जाएगा? रेलिवेंट माना जाएगा। समझ गए? एक इसमें आपको वर्ड याद रखना है, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, फिर आपको याद रखना है एजेंट टू एनी पार्टी, सूट और प्रोसीडिंग, फिर कोई भी वो क्या करता है? रेफर करता है। देखो, एनी सूट और प्रोसीडिंग, in reference to such suit or proceeding, in reference to any fact in issue or relevant fact, the conduct of any person, an offense against whom is subject to any proceeding is relevant। सिंपल, अगर ये नहीं भी याद हो रहा तो बस सूट और प्रोसीडिंग याद कर लो और एक फैक्ट इन इशू वाली लाइन याद कर लो। समझ गए? if such conduct influences or influenced by any fact in issue or relevant fact, whether it was a previous or subsequent conduct, कहते कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रीवियस कंडक्ट है या सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, किसी भी तरह का कंडक्ट हो वो रेलिवेंट माना जाएगा। हैंड रेस कर दो, बात क्लियर है क्या? बात समझ आई? मोटिव, प्रिपरेशन। अब यहाँ पे मैंने केस लॉज लिखी है और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अब मोटिव वही है कि एक इंसान चाहता है कि मैं ये एक्ट करूंगा, मैं ये पर्टिकुलर एक्ट करूंगा, मैं इसका मर्डर करूंगा, तो ये क्या है? मोटिव। तो मोटिव का एक केस है, इन दिस केस द एक्यूज्ड हैड अ स्ट्रॉन्ग मोटिव टू कमिट अ मर्डर, कि एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था दो लोगों के बीच में, और एक पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव था कि मैं तो इसका मर्डर करके ही रहूंगा। तो ये कुंदन बाला वर्सेस स्टेट ऑफ एपी का केस है, और कोर्ट ने कह दिया था कि हाँ ये रेलिवेंट है, मतलब जो मोटिव है उसका वो रेलिवेंट है। प्रिपरेशन, देखो, जो प्रिपरेशन होती है वो ना पनिशेबल नहीं होती। हैंड रेस कर दो। प्रिपरेशन, देखो मैंने, देखो हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है। अब मान के चलो कि मेरे को पसंद नहीं है कोई एक लड़की है, मान के चलो प्रिया, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं रोज सोचती हूँ कि यार इसका मर्डर करूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने सोच लिया, पहला पहला काम क्या होता है? सोचना। सोचने के बाद मैंने उसके लिए जहर खरीद लिया, खरीद के रख लिया। ठीक है, क्या जहर खरीद के रख लेना इज अ क्राइम? मैंने प्रिपरेशन कर लिया, जहर खरीद लिया, वो क्राइम तो नहीं है भाई। तो क्या मेरे को पनिशमेंट मिलेगी? क्या नहीं। हमेशा याद रखना, अगर प्रिपरेशन भी कर लो तो भी आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हैंड रेस कर दो, ये बीएनएस का कंसेप्ट है। बात क्लियर है? प्रिपरेशन करने से पनिशमेंट नहीं मिलती, लेकिन एक्सेप्शन है इसका एक। अगर आप क्या करते हो? अगर आप वेजिंग वॉर करते हो, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ में क्या करते हो? वॉर करने का प्रिपरेशन, तो आपको सजा मिलेगी। याद रखेंगे आप, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, कि जो वेजिंग वॉर है वो एक एक्सेप्शन है। डकैती करने का अगर आप सोच रहे हो तो एक्सेप्शन है, सजा मिलेगी। अब डकैती रॉबरी करने का अगर आप सोच रहे हो तो आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सजा मिलेगी, अदरवाइज आपको सजा नहीं मिलेगी। क्या बात समझ आई? हैंड रेस करो। हमेशा याद रखना, डकैती और वेजिंग वॉर।
बीएनएस में भी ये कंसेप्ट आएगा, तो वहां पे भी याद रखना। प्रिपरेशन रेफर्स टू द स्टेप और एक्शन, ऐसा स्टेप और एक्शन बताता है जो कि क्राइम कमिट करने से पहले किया जाता है। तो भाई जो भी आप अरेंजमेंट और प्लानिंग करते हो, जहर खरीदना, चाकू खरीदना, वो सब नहीं है, इररेलेवेंट है भाई, कोई सजा नहीं मिलती। मोहनलाल का केस है, इसमें भी वही चीज होगी। द एक्यूज्ड वाज, कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो चार्ज होता है चीटिंग और अरेंजमेंट करता है उसको मारने का, लेकिन कहते हैं कि ये कोई वो नहीं है, इसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन ये एडमिसिबल होगा। हैंड रेज कर दो। बात समझ गए क्या? प्रिपरेशन करना एडमिसिबल है। मैं मान लूंगी ना कि हाँ भाई आज इसने प्रिपरेशन की, क्या पता कल जहर पिला दे। आज अगर जहर खरीद लिया तो इंसान कल जहर पिला भी सकता है, तो वो कहते हैं वो रेलिवेंट है। फिर अब प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट में पढ़ा चुकी, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, एक बार पढ़ लेना। ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, हमारे बेयर एक्ट में काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें से थोड़ा मुश्किल रहता है कि कौन सा एग्जाम्पल किसके साथ डील करेगा। तो अगर मोटिव के बारे में पूछा गया तो ये वाला एग्जाम्पल लिख देना, अगर प्रिपरेशन के बारे में आया तो ये लिख देना, सब्सिक्वेंट आया तो ये, और प्रीवियस आया तो ये वाला एग्जाम्पल लिख देना। सेम बेयर एक्ट वाला एग्जाम्पल है। लास्ट सीन एविडेंस भी यहाँ पे है कि वेयर द एक्यूज्ड वाज लास्ट सीन विद द डिसीज्ड, भाई है कि आखिरी बार एक्यूज्ड पर्सन को किसके साथ देखा गया था, वो सब भी रेलिवेंट है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। हैंड रेज कर दो। आखिरी बार उसको किसी और पर्सन के साथ भी तो देखा जा सकता है भाई, तो क्या हम मान लेंगे कि उसने भी मर्डर किया है, वो भी इसके साथ मिला हुआ था? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। कहते लास्ट सीन एविडेंस है, एडमिसिबल है। आखिरी बार एक्यूज्ड पर्सन को किसके साथ देखा गया, एडमिसिबल है, रेलिवेंट है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ लास्ट सीन एविडेंस पर हम किसी को सजा नहीं सुना सकते। हैंड रेज कर दो। क्लियर है? अब आ गया टेप रिकॉर्डिंग। तो मतलब कि जो हमारी टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स होती हैं, अब उसका क्या करें, है ना? अब जो हमारी ये जो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, बोल के हमने कुछ वॉइस मैसेज भेज दिया, क्या वो रेलिवेंट होगा क्या? हाँ, वो रेलिवेंट होगा। इस केस में कहा गया एडमिसिबल कॉन्वर्जेशन इज रेलिवेंट टू द मैटर इन इशू, कि जो भी कॉन्वर्जेशन किया गया, जो भी बातचीत हुई है उस पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू से रिलेटेड, वो सब क्या माना जाएगा, वो सब रेलिवेंट माना जाएगा। देयर इज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस, लेकिन सबसे पहले अब एडमिसिबल तो माना जाएगा, लेकिन पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो आवाज, वो जो रिकॉर्डिंग मैंने भेजी वो मेरी है, मतलब उसके अंदर मेरी आवाज है। समझ गए? पहली चीज आपको ये प्रूफ करनी पड़ेगी, देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस। आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आवाज इसकी है। दूसरा, आपको एक्यूरेसी बतानी पड़ेगी कि ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ये मैंने आपको क्यों भेजी, हमारे बीच में क्या बात चल रही थी। ठीक है? अब अगर हमारे रिकॉर्डिंग के बीच में, मान के चलो हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही है, कॉन्वर्जेशन के बीच में कुछ रिकॉर्डिंग्स आपने डिलीट कर दी, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती भाई। गलती क्यों डिलीट किया? तो कहते कि अगर आपने कुछ इरेज कर दिया, टेप रिकॉर्डिंग्स वगैरह में कुछ भी कर दिया, तो वो चीज भी आपको प्रूफ करनी पड़ेगी कि आपने वो इरेज क्यों किया। समझ गए क्या? बात समझ गए? तो मतलब कि इसे पूरी तरह से एडमिसिबल नहीं एडमिसिबल माना जाएगा, लेकिन पूरी तरह से एडमिसिबल नहीं माना जाएगा टेप रिकॉर्डिंग्स को, क्योंकि इसके अंदर ऐसे चांस होते हैं कि सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है, इसे रिमूव कर सकती है। समझ गए क्या? हैंड रेज कर दो। ठीक है? तो कहते हैं कि वहां पर किसी भी तरह का जो जो वो वॉइस है, जो टेप रिकॉर्डिंग है, वो इरेज नहीं होनी चाहिए। क्या क्लियर है? अब explanation number 1, the word conduct in this section does not include statements unless those statements, भाई conduct के बारे में बात कर रहा है और मतलब explanation भी पढ़ना है। ठीक है? काफी बच्चे पूछते हैं कि पढ़ना कि नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ लेना, और important है भाई, कई बार explanation से भी question आ जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई conduct के बारे में क्या लिखा है। तो in this section does not include the statement, कहते हैं ये statement नहीं है भाई, conduct है। आप कंडक्ट का मतलब आपने फिजिकल एक्ट क्या किया। समझ गए क्या? इसमें स्टेटमेंट थोड़ी आएगी। हैंड रेज कर दो। बात समझ गए? मतलब स्टेटमेंट भी रेलिवेंट होती है, मैंने कोई चीज बोली वो रेलिवेंट होता है, लेकिन वो इस सेक्शन में रेलिवेंट नहीं होगा। बात समझ गए क्या? डज नॉट इंक्लूड द स्टेटमेंट unless those statement accompany or explain act other than statement। सिंपल है,
कि रेलिवेंट तो होगा लेकिन इस सेक्शन में रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, किसी अदर सेक्शन में वो रेलिवेंट होगा। हैंड रेज कर दो। किसके बारे में बात हो रही है? स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है। बात समझ गए क्या? when the conduct of any person is relevant। ठीक है, फिर इसमें है कि when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in the presence of hearing affect such conduct। मान के चलो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट बोली गई जिसके द्वारा क्राइम कमिट हो गया। जैसे मान के चलो कि मैं बोल रही हूँ अरे मार दे इसको मार दे, तो मेरे स्टेटमेंट बोलने से क्राइम कमिट हो गया, कोई कंडक्ट हो गया, तो फिर मेरी स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी? रेलिवेंट मानी जाएगी। हैंड रेज कर दो। बात समझ गए क्या? when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affect such conduct is relevant। क्लियर है? ठीक है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की, टीआईपी की बात करते हैं। तो पहले तो ये सेक्शन देख लो, मतलब ये इतना नहीं पूछा जाता लेकिन टीआईपी पूछा जाता है, ठीक है? तो वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लो कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस। कहते हैं कि ऐसे फैक्ट जो कि क्या है, एक्सप्लेन करना और इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। समझ गए क्या? ऐसे फैक्ट, ऐसे फैक्ट जो कि नेसेसरी है एक्सप्लेन करना और इंट्रोड्यूस करना, फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई अगर वो नहीं होगा तो हमारा केस आगे नहीं चल पाएगा। अब हमें, अब बी का मर्डर हो गया, कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा, तो हम किसको जाके पकड़े? हैंड रेज करो। बात समझ गए क्या? समझ गए ना? तो ये फैक्ट तो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उस टाइम पर कौन आया था और कौन नहीं आया। तो फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। कहते हैं फैक्ट इन इशू में और रेलिवेंट फैक्ट में अगर आप केस फाइल कर रहे हो तो आपको अपनी प्लेंट में, आपको, आप जब जो भी अपना केस फाइल करोगे आपको उसमें हर एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप सिंपल ये लिख दो कि इन्होंने ये मेरे से दहेज मांग रहे हैं, क्या सिर्फ इतनी बात लिखने से क्या कोर्ट कोई एक्शन लेगा? क्या नहीं, आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो वो ये बात कर रहा है कि आपको पूरा एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने फैक्ट इन इशू को और रेलिवेंट फैक्ट को। ऐसे फैक्ट इन इशू को ये लिख लो आप अपनी नोटबुक पे लिख लो। ये यहाँ पे थोड़ा मतलब बड़ा करके मैंने लिखा हुआ है, छोटा छोटा करके लिख लो कि ऐसा, यहां तक तो ठीक है। ऐसा कोई फैक्ट जो क्या कर रहा है, सपोर्ट और रिबर्ट। ठीक है, सपोर्ट का मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, रिबर्ट का मतलब मना कर रहे हैं। समझ गए? अब ए बोल रहा है कि इसने मर्डर किया मैंने कोई ऐसा एविडेंस दे दिया कि वो दिखा रहा है कि नहीं इसने मर्डर नहीं किया, तो वो रिबर्ट होगा। ठीक है, उसका सपोर्ट का अपोजिट रिबर्ट। आइडेंटिफाई टाइम प्लेस और रिलेशन ऑफ पार्टीज के बारे में बात करते हैं। रिलेशन ऑफ पार्टीज। बात समझ गए क्या? ऐसे कोई फैक्ट जो सपोर्ट करे, रिबर्ट करे, आइडेंटिफाई करे किसी को, टाइम और प्लेस के बारे में बताए, रिलेशन ऑफ पार्टीज के बारे में बताए, वो सारे ही फैक्ट क्या माने जाएंगे? रेलिवेंट माने जाएंगे। समझ गए क्या? ठीक है। हाँ, अब 2 मिनट क्या करो, रिवाइज कर लो, मैं फिर आती हूँ अभी। ठीक है।
जजाया कहते उसਨੂੰ कि अज जा आंदे हैं कहते अज जा आंदे दिवाली के बाद ले लेंगे डेमो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ तक सारा क्लियर है ना बहुत इजी है ये which support or revert and the inference suggested by a fact in issue identify of anything बस आप मतलब इतना याद करने की जरूरत नहीं है सिंपल ये वर्ड्स याद कर लेना जो कि सपोर्ट करे और इससे पहले दो वर्ड्स और एक्सप्लेन करे इंट्रोड्यूस करे सपोर्ट करे रिवर्ट करे आइडेंटिफाई करे टाइम प्लेस करे और रिलेशन ऑफ पार्टीज को बताए वो सारे फैक्ट क्या माने जाएंगे रेलिवेंट माने जाएंगे हैंड रेज कर दो क्लियर है बात समझ आई अब इलस्ट्रेशन देखो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है एक इंसान बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो जो दूसरा पर्सन है वो मेरे को ज्यादा बेटर ऑफर दे रहा है मतलब किसी भी मान के चलो क्लासेस के लिए एग्जांपल ले रहे हैं कि क्लासेस मैंने बोला कि आप मेरे से लोगे फिर आप बोलते कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मैं किसी और से क्लासेस लूंगी वो ज्यादा बेटर ऑफर मेरे को दे रहा है तो यहाँ पर क्या बता दिया जाएगा कहते हैं कि ये जो भी बातचीत है ये रेलिवेंट मानी जाएगी क्लियर है ये जो भी रिलेशंस होगा इनके बीच में ये सब रेलिवेंट माना जाएगा क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीआईपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसका मतलब क्या है टीआईपी मींस टेस्ट दी वेरासिटी वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई टीआईपी मींस द वेरासिटी ऑफ टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस कि किसी विटनेस की सच्चाई को पता करना अब देखो विटनेस झूठ भी बोल सकता है सच भी बोल सकता है हमें क्या पता भाई उसने सच में मर्डर होते हुए देखा कि नहीं देखा अब याद रखो कि एक लड़का है एक लड़का जा रहा है ये दो लड़कियां जा रही हैं और इस लड़के ने इस लड़की के गोली मार दी ये चीज किसने देखी इस वाली लड़की ने देखी मतलब ये विटनेस बन गई हैंड रेस कर दो यही तो विटनेस होता है समझ गए ना कि इस लड़के ने लड़की की गोली मारी और इस लड़की ने देख लिया उस लड़के को तो ये विटनेस है लेकिन अब ना इसे कोर्ट में बुलाया गया पुलिस वालों ने बुलाया वैसे इसमें कोर्ट का कोई काम नहीं है इसमें पुलिस वालों का काम होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो पुलिस वाले करवाते हैं अगर जरूरी लगता है तो अब वो बोलता है कि अच्छा अब वो लड़की बोलती है कि हाँ मैंने देखा है उस लड़के को लेकिन मैं नहीं बता सकती लेकिन अगर आप मेरे सामने ऐसे लेकर ले आओगे मेरे सामने लाके खड़ा कर दोगे तो मैं बता सकती हूँ कि इसमें से कौन है तो इसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहेंगे ठीक है कहाँ गया ये? मैं बता रही हूँ अरे गया है उसमें बताने गया है उसमें बताने गया क्यों मत चला उसकी माँ भी बोल रही है कड़क मत बोली तो मैं जा रही थी जा हाँ ठीक है तो इसके बाद फिर बोलते कि ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन अभी आ जाए पूछ लिया जाए कि कौन करवाएगा तो ये देखो पुलिस ऑफिसर करवाता है पुलिस वाले करवाते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जब इन्वेस्टिगेशन वो करेगा उसके दौरान कराएगा लेकिन अगर कोर्ट को जरूरी लगे तो कोर्ट भी कहेगा कि भाई आइडेंटिफिकेशन करवाओ समझ गए क्या तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट नेसेसरी जरूरी नहीं है व्हेन द एक्यूज्ड इज वेल नोन कि जब एक्यूज्ड वेल नोन है भाई हमें पता है इसी ने क्राइम किया तो हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्यों करवाएंगे ये तो तभी करवाया जाएगा जब हमें 100% श्योरिटी नहीं है कि किसने क्राइम किया कौन एक्यूज्ड है if the witnesses are already familiar with the accused there may be no need for formal identification parade hand raise कर दो तो हमें formal identification parade करने की जरूरत नहीं है फिर आगे है corroborative value एक इसमें वर्ड होता है corroborative अभी सिर्फ corroborative का मतलब समझ लो कि ये सिर्फ सपोर्ट करेगा
मतलब कि एक्यूज्ड पर्सन को सजा दिलवाने में सपोर्ट करेगा, लेकिन हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। ये जो टीआईपी है, ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है ना, हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते 100%। मतलब हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करा लिया, उसने बता दिया किसने क्राइम किया, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ एविडेंसेस तो चाहिए ना उसके खिलाफ में, जिससे हम उसे जेल भिजवा सके। समझ गए क्या? हैंड रेज करो। उसे सजा दिलवा सके और एविडेंसेस की भी जरूरत है। तो दिस इज अ कॉरोबरेटिव वैल्यू। कॉरोबरेटिव का मतलब कि इस पे हम रिलाय नहीं कर सकते, ये सिर्फ सपोर्ट करने का काम करेगा। ये सिर्फ सपोर्ट करने का काम करेगा, लेकिन हम इस पे रिलाय नहीं कर सकते। देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉरोबरेटिव, आगे देखो पूरे एविडेंस में यही आएगा, तो अभी समझ लो। एक होता है कॉरोबरेटिव, एक होता है सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल एविडेंस, कॉरोबरेटिव एविडेंस और सब्सटैंशियल एविडेंस। तो कॉरोबरेटिव का मतलब कि हम इस पर डिपेंड नहीं रह सकते पूरी तरह, लेकिन सब्सटैंशियल एविडेंस का मतलब हम इस पर पूरी तरह डिपेंड रह सकते हैं। हैंड रेज कर दो, क्या क्लियर है? इस चीज को नोट डाउन कर लेना, ठीक है? कॉरोबरेटेड और सब्सटैंशियल। The evidence of TIP is not substantial evidence, it has only corroborative value. इसके पास क्या है? सिर्फ corroborative value ही रहेगा। केस है रामकिशन वर्सेस बॉम्बे ऑफ स्टेट। इट वाज established that, इस केस में स्टेब्लिश किया गया कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम, कि क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस वाले को लगता है कि मुझे क्या करवाना चाहिए, एक सेकंड है। जा रहा है वो? नहीं, एक्चुअली तो तेरे करो। वो कह रहा है, यो कह रहा है तुमने काम की पूछो तो मैंने काम कर लो। केड़ा काम कर रहा है तेने बता मुझे, केड़ा काम कर रहा है? पंजाबी का करना था, काम हट कर दी जेड़ा का क्या दौड़ रहे थे कुछ सारा दिन बोल भी काम नहीं कर ठीक है, तो पुलिस वाले को लगता है, द पुलिस आर रिक्वायर, पुलिस वाले को लगता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड करवाना चाहिए, तो वो करवाएगा। दिस परेड्स सर्व द पर्पस। अब इसका पर्पस क्या है? हम टीआईपी क्यों करवा रहे हैं भाई? हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि विटनेस क्या करे, आइडेंटिफाई करे, और एक्यूज्ड पर्सन के बारे में हमें पता चल जाए। समझ गए क्या? हैंड रेज कर दो, क्या क्लियर है? A test identification parade has the following key dimensions. अब इसके कुछ डायमेंशंस, कुछ पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं, उसको पढ़ लेना। इट एम्स टू इंश्योर, इसका एम क्या है? सबसे पहले इंश्योर करना कि जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं कि वो प्रीवियसली नोन है या अननोन है, मतलब कि वो जानते हैं क्या विटनेस को, वो विटनेस को जानते हैं, क्या वो एक्यूज्ड पर्सन को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये चीज भी तो मैटर करती है। अब वो एक्यूज्ड पर्सन को नहीं जानते, इसलिए फिर वो टीआईपी करवाएंगे। may have been involved in the commission of the crime or that a particular property was linked to the offense। अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी भी लिंक करती है ना आपस में, तो भी उसे किया जाएगा, उसे भी आइडेंटिफाई करवाया जा सकता है। सिर्फ पर्सन का नहीं, किसी प्रॉपर्टी का भी आइडेंटिफिकेशन करवाया जा सकता है कि अच्छा यही वाला मोबाइल फोन था क्या, या क्या यही वाला लैपटॉप था, वो भी करवाया जा सकता है। इट इज ऑल्सो डिजाइनेटेड टू प्रोवाइड एविडेंस। ऐसे एविडेंसेस यहाँ पर हमें पता लगेंगे जो कि हमारे केस को सपोर्ट करेंगे, और वो कॉरोबरेटिव रहेंगे, सब्सटैंशियल नहीं रहेंगे। समझ गए क्या? ठीक है, हैंड रेज कर दो। फिर है एडिशनली, इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड बाय हेल्पिंग टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशंस। कहते हैं कि इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलत इम्प्लीकेशंस हो जाए, हम लोग गलत अंदाजा लगा लें, या विटनेस गलत बता सकता है, तो हम पूरी तरह इसलिए हम इस पर रिलाई नहीं करते। सिंपल है।
कहते हैं अगर कोर्ट के अंदर, इन दी कोर्ट, अगर कोर्ट के अंदर विटनेस क्या करता है, अक्यूज्ड पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेता है, बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%, तो उसे सब्सटेंशियल पीस ऑफ मान लिया जाएगा। मतलब कि सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट में है, ये पर्सन है, सारे एविडेंसेस बोलते हैं कि इसी ने क्राइम किया, सिर्फ विटनेस का आइडेंटिफाई करना रह गया, तो कोर्ट कहेगा कि चला विटनेस आइडेंटिफाई कर। उसने भी अगर हाँ बोल दी, हाँ यही था वहां पर, तो यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस माना जाएगा। समझ गए, सब्सटेंशियल मतलब 100%, हम लोग उस पर रिलाई करेंगे। मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010, ऊपर वाला केस समझ आया क्या, सब्सटेंशियल वाला, मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कहते हैं कि ये जो टीआईपी है इसे कोई भी करवा सकता है, एनी पर्सन, पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट, और जिसे अथॉरिटी दी गई है वो भी इसे करवा सकता है कंडक्ट। समझ गए क्या। हरे किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अगर देखो सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन अ विटनेस, जब विटनेस ना फेल हो जाता है आइडेंटिफाई करने में, मतलब विटनेस को नहीं पता चल रहा कि किसने क्या किया, क्या यही था वहां या नहीं था, मतलब नहीं है, उसे नहीं पता, तो कहते फिर उसने जो भी बात बोली हम उस पर रिलाई करेंगे क्या। मतलब कि विटनेस ने आइडेंटिफाई करते समय दो बात बोली, एक ये बात बोली, एक ये बात बोली, बोलता कि सर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसने एक बात बोली कि उसने इसी कलर की टी शर्ट पहनी थी, तो क्या हम इस पर रिलाई करेंगे क्या। हाँ, हम इस वाली बात पर रिलाई करेंगे, लेकिन इस वाली बात पर रिलाई नहीं करेंगे। समझ गए क्या, हैंड रेस कर दो। मतलब ऐसी बात जो कि रेलिवेंट है उस पर तो रिलाई करेंगे, लेकिन दूसरी चीज पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हमारा केस खराब हो जाएगा। सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट when a witness has failed to identify the accused at least at the test identification parade, the court identification of the accused by witness become unreliable, कोई रिलाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बात शायद आगे बोली गई है कि इस पर हम लोग रिलाई करेंगे, इस पे हम लोग रिलाई करते हैं। इन सच केसेस द कोर्ट आइडेंटिफिकेशन में बी कंसीडर यूजलेस और इट कैन बी वीकर। मतलब पहली बात तो यूजलेस है भाई, इस पे रिलाई करें क्या जब अगले ने बोल दिया मुझे नहीं पता। दूसरी चीज ये कि वो वीकर है, वीक मतलब एक वीक एविडेंस है, हम अब क्या ही रिलाई करें, है ना, किसी को जबरदस्ती जेल में कैसे डाल दें, नहीं डाल सकते। अब इसका एक्सेप्शन देख लो, एक्सेप्शंस फॉर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। एक्सेप्शन का मतलब है कहां पर जरूरी नहीं है करवाना, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करवाना क्यों जरूरी नहीं है। तो केस है स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस प्रेमचंद, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट रिक्वायर्ड, जब विटनेस ऑलरेडी हमें पता है कि विटनेस कौन है, अक्यूज्ड कौन है, हमें ऑलरेडी पता है, तो हमें टीआईपी करवाने की जरूरत नहीं है। हैंड रेस कर दो, स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस प्रेमचंद। फिर है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा गया कि जो विटनेस है वो ऑलरेडी जानता है अक्यूज्ड को, वो अक्यूज्ड पर्सन को ऑलरेडी जानता है, तो टीआईपी करवाने की क्या जरूरत है। हैंड रेस कर दो, रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। The Supreme Court ruled that the testimony of the witness in the court of law hold the substantive value। कहते हैं कि कोई विटनेस है कोर्ट के अंदर,
और वो क्या करता है, वो सब्सटैंटिव वैल्यू को होल्ड करके रखता है। तो मतलब कि उसने कोई ऐसा एविडेंस दे दिया जहां पर ये 100% श्योरिटी है कि किसी ने क्राइम किया है, तो टीआईपी करवाने की जरूरत नहीं है, समझ गए क्या? उसने कोई ऐसा एविडेंस दे दिया जो कि दिखाता है कि 100% किसी ने क्राइम किया। फिर है आइडेंटिफिकेशन बाय डीएनए, मतलब आपको पता है डीएनए होता है ना, ब्लड टेस्ट होता है, तो बोलते हैं कि भी ये सेटिस्फेक्शन के लिए करवा लो, लेकिन डीएनए टेस्ट कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड और डायरेक्टेड एज अ स्टेप टूवर्ड्स, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप डीएनए करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पूरी तरह से हम लोग इस पर भी रिलाई नहीं कर सकते, सिंपल है। ये तो वैसे ज्यादातर ये नहीं पूछा जाता, लेकिन एक केस इसका याद कर लेना आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉन्स्पिरेसी के बारे में। थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन द रेफरेंस टू कमिट अ डिजाइन। जैसे कि हम लोग बीएनएस में भी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करते हैं, तो इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, कि व्हेन देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड, जब यहाँ पर हमारे पास एक रीजनेबल ग्राउंड है इस चीज पर बिलीव करने का कि दो और दो से ज्यादा लोग जो है उन्होंने आपस में कॉन्स्पिरेसी की, साजिश की, और सॉरी उन्होंने क्या किया, एक ऑफेंस कमिट किया, क्या किया, एक ऑफेंस कमिट किया, एंड उन्होंने कोई भी चीज को क्या किया, कहा, सेड, डन, रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का मतलब समझते हैं ना, हैंड रेज कर दो, कि सबका सब एक जैसा प्लान बना के काम कर रहे हैं, इज अ कॉमन इंटेंशन, है ना। तो डन, रिटन और कॉमन इंटेंशन के दौरान उन्होंने कोई चीज कह दी, मतलब कि जैसे मैंने आपको बीएनएस में बताया था कि ये चार लोग हैं, इन चारों लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम मर्डर करेंगे, लेकिन मर्डर किसने किया, गोली किसने चलाई, इसने ए पर्सन ने चलाई, लेकिन प्लान तो सबका था, तो सब लाइबल होंगे ना, हैंड रेज कर दो पहले इस पॉइंट के लिए, भाई सब लाइबल होंगे। तो वही चीज ये यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलके कोई ऑफेंस कमिट कर देते हैं, और या फिर कोई भी एक्शनेबल रॉन्ग करते हैं, कोई भी गलत काम कर दिया, कोई भी चीज कह दी, कर दी, लिख दिया कोई भी किसी भी चीज को कॉमन इंटेंशन में, तो कहते वो सब लोग क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे, और उन सब वो सब लोग क्या होंगे, लाइबल होंगे। आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम इज रेलिवेंट फैक्ट, कि किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, किसके कहने पर सारे लोगों ने मर्डर किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या एग्जिस्टेंस में है, ये सब क्या माना जाएगा, ये सब रेलिवेंट माना जाएगा, समझ गए क्या? हम्म। एक इसमें ये कर लेना कि एज वेल द पर्पस ऑफ द प्रूविंग द एग्जिस्टेंस, प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, मतलब कि बस हम कॉन्स्पिरेसी पे विश्वास तो कर लेंगे, लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखना कि कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, तो किसी की कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करना, किसी की इंटेंशन थी, नहीं थी, उस चीज को प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं कि अगर आपको कॉन्स्पिरेसी करना है तो रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी थी, तो आपके पास रीजनेबल ग्राउंड हो कि हाँ कॉन्स्पिरेसी थी, समझ गए क्या? कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली है, दो एक्यूज जो है साथ में देखे गए थे क्राइम से पहले, मतलब कि इन्होंने क्राइम किया, और क्राइम करने से पहले ये दोनों आपस में खड़े होके बातचीत कर रहे थे, फैमिली फ्रेंड्स की तरह ये आपस में बातचीत कर रहे थे, और पूरा डिस्कशन किया कि किस तरह से क्राइम करना है। तो कहते हैं इन्होंने जो कॉन्वर्जेशन की थी क्राइम होने से पहले, तो ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, और इन दोनों को ही मर्डर की सजा मिलेगी, हैंड रेज कर दो, बात समझ आई? कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इसमें केस में कहा गया है
कि अगर कोई मान के चलो एक ये एक ये एक ये, इसने कह दिया हाँ हमने मिलके कॉन्स्पिरेसी की और हमने मिलके ए का मर्डर कर दिया, सिर्फ इसने ये बात बोली, तो इसने ये जो बात बोली ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, मतलब कि अब सजा तीनों को मिलेगी, हैंड रेस कर दो। बात समझ गए क्या? द पर्सन वॉज अ पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी बिफोर हिज एक्ट एंड स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट, उस स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा अगेंस्ट दी को कॉन्स्पिरेटर्स, इसके और इसके अगेंस्ट में यूज किया जाएगा। मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर, ये करने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेती हूँ मैं जरूरी है कि नहीं। अच्छा, एक इसमें केस का नाम लिखो। सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1957। ठीक है, मेरे को बता देना, ये केस मैं ऐड कर दूंगी अपने नोट्स में। हम्म, मैं बता देती हूँ कि इस केस में क्या कहा गया था। लिखो, इसमें इस वाले केस में लिखना सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन is to make act, is to make act and statement of a conspirators, and statement of a conspirators admissible against the admissible against the whole body whole body of conspirators because of the nature of the crime। समझ गए? because of the nature of the crime। ठीक है, बस ये वाला केस कर लेना। और इसमें क्या था? यार बहुत सिंपल है, ये ऊपर वाली लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब ये केस कर लेना क्योंकि पुराना केस है, 1940 का केस है, तो कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है। ठीक है, आपको कहाँ से पढ़ना, आप यहाँ से पढ़ना। ठीक है, इसमें सिंपल ये कहा गया, कोर्ट ने इसके अंदर ये बात कही कि अगर किसी एक कॉन्स्पिरेटर ने कोई स्टेटमेंट कह दी है तो वो स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी बाकी लोगों के लिए भी। समझ गए क्या? इसमें ये कहा गया। ठीक है, बहुत है इतना कि आगे करें अभी और? हम्म,